प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने परिवार के साथ जहां भी हैं जैसे भी हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और आपके द्वारा दिए जा रहे स्नेह, प्रेम और सम्मान के लिए मैं हृदय तल की अनंत गहराइयों से आप सभी का कोटि कोटि साधुवाद व्यक्त करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, ये प्रकरण ऐसा प्रकरण है जो कि शिक्षक द्वितीय ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड के लिए जितना उपयोगी है उससे ज्यादा उपयोगी है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें क्या है, अभ्यर्थी मात खा जाते हैं, इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ये एक ऐसा बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जटिल बना रखा है लोगों ने इसको। क्यों? उसका एक लॉजिक है, क्योंकि इन लोगों ने इसको रटने पर जोर दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी पूछिए, है कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे सरल है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, शब्द शक्ति, आज के बाद कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कभी भी आप किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे। मैं ये आपके साथ दावा करता हूं, है ना। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को कराने जा रहा हूं। आज देखिए और इसके बाद आप कहेंगे कि करूं, आनंद आ गया। जैसा कि अभी तक आप कहते आ रहे हैं, मेरे सारे टॉपिकों में मैं आपसे फिर मिलता हूं। इसी के साथ आगे जुड़ रहे हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा आप क्या करते हैं? बुक से याद करते हैं। आप बुक से याद करते हैं इसकी परिभाषा। आप परिभाषा बुक से आपको याद नहीं कर रही, इसकी परिभाषा ये खुद बताएगा। ये बोल रहा है, देखिए इस प्रकरण को देखिए, ये अपनी परिभाषा खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है शब्द, ये डैश का चिन्ह है, फिर ये शक्ति है। ठीक है ना। तो ये डैश का चिन्ह है जो ना कारक चिन्ह के लिए डैश का चिन्ह है। तत्पुरुष समास वगैरह में अपन ये डैश का चिन्ह लगाते हैं, द्वंद्व समास में लगाते हैं। तो द्वंद्व समास में तो और तथा एवं व के अथवा के लिए आता है, लेकिन ये तत्पुरुष समास में उसके कारक चिन्ह बहुत है, का, की, के, में, पेपर, नन, है ना, उन सब के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए, बोलिए, शब्द की शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? शब्द की शक्ति। अब शब्द की शक्ति क्या? आपकी हमारी शक्ति होती है, ऐसे ही शब्द की भी शक्ति होती है। आपकी अपने कार्य करने की शक्ति होती है, ऐसे ही शब्द की अपने कार्य करने की शक्ति होती है। तो शब्द की शक्ति क्या? शब्द क्या कार्य करता है? शब्द किसी अर्थ को प्रकट करता है। क्या करता है? शब्द किसी अर्थ को प्रकट करता है। तो अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है वही शब्द शक्ति है। तो इसको कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे साथियों? एक ही बार में हो गया ना, कि वह शक्ति जो शब्द के अर्थ को सुगमता से ग्रहण करने में मदद करती है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। किसी भी शब्द की वह शक्ति जो उसके अर्थ को सुगमता से ग्रहण करने में, है ना, अभिव्यक्त करने में, श्रोता या पाठक को ग्रहण करने में क्या करती है? मदद करती है, शब्द शक्ति कहलाती है। सिंपल सा फंडा है ना। तो शब्द की वह शक्ति जो उसके अर्थ को सुगमता से क्या कराती है? ग्रहण कराती है, बोध कराती है, शब्द शक्ति कहलाती है। सिंपल सा फंडा है। अच्छा चलिए ये बताइए, शब्द कहते किसे हैं? सबसे पहले हम किसी की शक्ति जानने जा रहे हैं। शब्द शक्ति में कह रहा हूं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। इसकी परिभाषा ऐसी में लिख रही है ना। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, है ना। शब्द के अर्थ का प्रभावी ढंग से, सुगमता से बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है वो बात की बात है। सबसे पहले बताइए, शब्द की शक्ति आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। क्या आप में से कोई भी जानता है शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुझे देखने वाले 99.9% लोग शब्द की सही से परिभाषा नहीं जानते। शब्द की वही परिभाषा जानते हैं जो बुकों से इन्होंने पढ़ रखी है, जिसे आप रटते हो। मेरे प्यारे साथियों, आपकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, आप क्या जानते हैं, आपकी परिभाषा क्या रहेगी। आप शब्द की परिभाषा जानते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। बस इतनी सी जानते हैं। कुछ लोग इससे आगे एक और कदम आगे जानते होंगे, कुछ लोग इससे एक कदम आगे और जानते होंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये कुछ लोग जानते हैं। उससे एक कदम आगे कुछ और ज्ञानी लोग हैं, हमारे विद्वान लोग हैं, है ना, विद्वान साथी हैं, वो जानते होंगे। वो जानते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है।
लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे और एक कदम आगे बढ़कर चल के, आपकी बुकों से एक कदम आगे बढ़कर चल के मैं आपको बताता हूं शब्द की परिभाषा वास्तव में क्या है। आप कह रहे हैं दो या दो से अधिक, यानी शब्द के लिए पहली सीमा क्या कह रहे हो आप? शब्द के लिए पहली शर्त बता रहे हो आपके दो वर्ण होने चाहिए, दो या दो से अधिक। अब दो से अधिक का मतलब है तीन, ठीक है ना? दो से अधिक का मतलब क्या हो गया? तीन। आपकी परिभाषा कह रही है कम से कम दो वर्ण होने चाहिए या फिर दो से अधिक होने चाहिए। ये तो शर्त बोल रहे हो आप। मैंने कहा भाई आ यही शब्द नहीं है? राम इधर आ शब्द है या नहीं? बताइए, शब्द है या नहीं? लेकिन ओनली अ वर्ड, ये केवल एक वर्ण है, ये एक ही वर्ण है। एक वर्ण है, तो आप क्या कहोगे? इसलिए दो नहीं लगाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे गुणीजनों साथियों, मेरे विद्वान साथियों, शब्द की परिभाषा आज से आप अपने दिमाग में सेट करें। एक या एक से अधिक वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, शब्द कहलाता है। एक या एक से अधिक वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जो किसी व्याकरण की कोटि में बंधा हुआ नहीं होता, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यदि उसको व्याकरण की कोटि में बांध दिया जाए तो वह पद हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण की कोटि में कब बंधेगा? जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द क्या हो जाता है? व्याकरण की कोटियों में बंध जाता है, व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, और तब वह पद कहलाता है। शब्द और पद में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो एक या एक से अधिक वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, व्याकरण की विभिन्न नियमों में बंधा हुआ नहीं होता, कोटियों में बंधा हुआ नहीं होता, वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगर वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वही शब्द क्या हो जाता है? फिर पद कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे छोड़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द की शक्ति। अब शब्द की शक्ति पढ़ रहे हैं तो पहले हमें शब्द के प्रकार पते होने चाहिए। ये तो हो गई शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, शब्दकोश में रहता है, ठीक है ना? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, व्याकरण की कोटियों में बंधा नहीं होता, शब्द कहलाता है। ठीक है? अब बात आती है शब्द होते कितने प्रकार के। देखिए शब्दों के प्रकार भी अलग अलग हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है ना? और अपन बात करें शक्ति के आधार पर, क्योंकि हमें तो अर्थ के आधार पर ग्रहण, इसकी शक्तियां पढ़नी है ना। तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है प्यारे साथियों। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इधर मैं लिखता हूं शब्द, इधर मैं लिखता हूं उसका अर्थ, और इधर नंबर 1 ये होता है वाचक। क्या होता है? वाचक। नंबर 2 ये होता है लक्षण, और नंबर 3 ये होता है व्यंजक। ठीक है? क्लियर? अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, वाचक आपने सुना होगा, कथावाचक, बोलने वाला। वाचक किसे कहते हैं? वक्ता को, बोलने वाले को। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो वह क्या है? वक्ता, जो बोल रहा है ना। तो वक्ता के बोलने के अनुसार जो अर्थ लिया जाता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वाच्यार्थ कहते हैं। इसको सरलार्थ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरलार्थ भी कहते हैं। इसको मुख्यार्थ भी कहते हैं। इसको अभिधेयार्थ भी कहते हैं। ठीक है ना? कई कई नाम है इसके। ठीक है? जैसा वक्ता कह रहा है वैसा ही अर्थ अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? मूलार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, कुछ भी कह लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मोहन खाना खा लो, मोहन खाना खा लो, और मोहन उठ के खाना खाने लग गया।
यानी वाचक ने जैसा कहा श्रोता ने वैसा ही अर्थ ग्रहण किया। वाचक ने जैसा कहा श्रोता ने वैसा ही अर्थ ग्रहण किया, अपना दिमाग नहीं लगाया, दिमाग पे जोर नहीं डाला, ना इसकी आवश्यकता पड़ी। खाना खाने की कह रहे थे, खड़े हुए और खाना खा लिया। तो ये क्या है, उसने कैसा अर्थ ग्रहण किया, वाचक के अनुसार अर्थ ग्रहण किया। तो इसी अर्थ को ग्रहण कराने वाली, प्रकट करने वाली जो शब्द की शक्ति होती है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इस प्रकार है ना। तो शब्द शक्ति, जब शब्द हमारे कितने हैं, 3 हैं, शब्द के प्रकार 3 हैं, तो अर्थ भी 3 ही होंगे और शक्ति भी कितनी होंगी, 3 होंगी। तो इस आधार पर शब्द शक्ति मुख्यतः कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। देखिए वाचक के अनुसार हमने जो लिया वाच्यार्थ है ना, वाचक के अनुसार जो अर्थ ग्रहण किया उसे वाच्यार्थ कहते हैं, सरलार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, अव्ययार्थ कहते हैं, मूलार्थ कहते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा है संकेतार्थ कहते हैं, दूसरा है हमारा लक्षक। लक्षक, इससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसको हम लक्षार्थ कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लक्षार्थ कहते हैं। ठीक है। जब वाच्यार्थ में, सरलार्थ में या मुख्यार्थ में या अव्ययार्थ में क्या हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसा वक्ता कह रहा है वैसा अर्थ हम ले नहीं सकते, हम चाहे तो भी नहीं ले सकते, है ना। तो जैसा वक्ता कह रहा है उसका वैसा अर्थ न लिया जाए किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर। रूढ़ी क्या होती है, कोई परंपरागत बात चली आ रही है पहले से, ठीक है ना। जैसे हमने किसी लड़के को देख के कह दिया कि भाई तू तो क्या है, शेर है, शेर है। ये लड़का तो भाई ऐसे ये लड़का, इसको देख के तो मैं, है ना, मोहन को लड़ते हुए, अखाड़े में लड़ते हुए देखकर भीड़ चिल्लाई कि ये तो पहलवान वास्तव में शेर है। तो वो पहलवान है, लड़का है, या ये लड़का तो शेर है। तो वो लड़का है तो लड़का शेर नहीं हो सकता। अब उसका जैसा वक्ता कह रहा है, भीड़ कह रही है कि शेर है, ये लड़का तो शेर है। अब वो लड़का है, खुद भीड़ कह रही है, और वो शेर है, तो लड़का है तो शेर नहीं हो सकता, और शेर है तो लड़का नहीं हो सकता। यहाँ विरोधाभासी स्थिति पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ विरोधाभासी स्थिति पैदा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका परंपरागत अर्थ ले लेंगे प्रयोजन के आधार पर। यहाँ शेर कहने का उनका प्रयोजन क्या है, शेर कहने का उद्देश्य क्या है, यहाँ प्रयोजन के आधार पर हमने उसका अर्थ ले लिया। प्रयोजन के आधार पर क्या अर्थ ले लिया, शेर का जो लक्षण होता है ना, प्रयोजन के आधार पर उसका लक्षण ग्रहण कर रहे हैं हम। प्रयोजन के आधार पर शेर का लक्षण होता है वीर, साहसी, निडर। तो हमने लक्षार्थ ग्रहण कर लिया। लक्षण के आधार पर, शेर शब्द के लक्षण के आधार पर हमने अर्थ ग्रहण कर लिया कि ये जो लड़का है ना मोहन, ये पहलवान जो है लड़का मोहन, वो कैसा है, वीर है, साहसी है। तो ये प्रयोजन के आधार पर ले लिया। अगर मैंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, या मराठा वीर है, महाराष्ट्र वीर है, महाराष्ट्र वीर है, महाराष्ट्र तो राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, एक भूमिखंड है, वो वीर कैसे हो सकता है, जैसे वक्ता कह रहा है वैसे अर्थ कैसे लिया जा सकता है। तो अब यहाँ रूढ़ी, परंपरा के आधार पर हम अर्थ लेंगे, है ना। परंपरा के आधार पर राजस्थान एक भूमिखंड का नाम है, वो कैसे वीर हो सकता है। राजस्थान लड़ाका है, वो कैसे लड़ने जा सकता है। कहीं भूमि कहीं लड़ने जाती है क्या, बताइए आप, कहीं नहीं लड़ने जाती। तब हम क्या करेंगे, हम उसका प्रयोजन के आधार पर नहीं, रूढ़ी के आधार पर, परंपरा के आधार पर अर्थ लेंगे कि भाई राज्य नहीं, राज्य के लोग, राजस्थान नहीं, यहाँ परंपरा से राजस्थान राज्य का नहीं, राजस्थान के लोगों का नाम है। महाराष्ट्र राज्य का नहीं, राजस्थान के लोगों के लिए कहा जा रहा है। तो महाराष्ट्र के लोग वीर हैं, ठीक है, राजस्थान के लोग वीर हैं, ये कहा जा रहा है आपने, है ना। तो ये परंपरागत है। जैसे पाकिस्तान ने कल के क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से रौंदा। अब कैसे रौंद सकता है भाई, 4 विकेट से कोई रौंद सकता है। तो जैसे वक्ता कह रहा है वैसे अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो वहां लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है ना। ये परंपरागत लक्षण है, रौंदना, विकेट से रौंदना, या हारना या परास्त करना, है ना। हारना, परास्त करना, हराना वो अलग चीज है, लेकिन रौंदना, पीटना, ये हराने के लिए क्या है, हम प्रयोजन के आधार पर लक्षार्थ लेते हैं। तो जहां लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, उस, है ना, लक्षण के आधार पर अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और तीसरी है व्यंजक, जहां व्यंग्यार्थ लिया जाता है, व्यंग्यार्थ, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ,
जहां क्या होता है, मुख्य अर्थ में भी बाधा उत्पन्न हो और लक्षण के आधार पर भी अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है, वह क्या कहलाता है, व्यंग्यार्थ। और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, शब्द शक्ति कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अभिधा के बारे में मेरे कुछ विद्वान साथियों ने क्या किया है, आपको परिभाषाएं दी है। मैं आपको सबसे पहले अभिधा के विषय में बताऊंगा, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपको अभिधा के विषय में पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो को अपने दिन में संक्षिप्त करते हैं। तब तक के लिए आगे मैं आपको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अंतर्गत अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं मेरे प्यारे साथियों। अगली वीडियो में आप जुड़ेंगे, मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर और लाइक और कमेंट करने की मैं आपसे, हाँ, कमेंट करने की जरूर कहूँगा। लाइक एंड शेयर तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं। कमेंट करने की मैं आपको फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जैसी आपको लगती है, अच्छे बुरे जैसे भी आपके मन में भाव आते हैं उन्हें आप प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।